हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज आप व्याकरण में जो समास आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है उसकी पुनरावृत्ति करेंगे एवं अभ्यास कार्य करेंगे। तो सबसे पहले समास किसे कहते हैं इसकी पुनरावृत्ति करते हैं कि समास किसे कहते हैं। समास दो या दो से अधिक और दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास वह शब्द रचना है जिसमें दो या दो से अधिक अर्थ की दृष्टि से परस्पर स्वतंत्र संबंध रखने वाले स्वतंत्र शब्द मिलकर एक नए रूप की रचना करते हैं। अर्थात समास वह शब्द है जिसमें दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया रूप ग्रहण कर लेते हैं। समास रचना में दो पद होते हैं, एक आपको बताया मैंने पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद, पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे कि आपको एक उदाहरण देती हूँ, देशभक्त। देशभक्त, इसमें आप देखिए, देशभक्त में ये जो पहला ये पूर्व पद है, ये पूर्व पद और ये उत्तर पद। पहला वाला पूर्व पद होता है और दूसरा वाला उत्तर पद। ये प्रथम जो पद होता है उसको पूर्व पद कहते हैं, दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। ऐसे ही डाकघर शब्द है, डाकघर में पहला पद पूर्व पद है और दूसरा पद उत्तर पद है। अब अगला प्रश्न है कि समास विग्रह किसे कहते हैं। समास विग्रह किसे कहते हैं, उदाहरण सहित उत्तर दें। इसी समास को समस्त पद भी कहते हैं और जब समस्त पद को अलग अलग किया जाता है तो उसे इस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समस्त पद के जो शब्द है उसको जब अलग अलग किया जाता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। जैसे कि आप ये देखिए, रात दिन। रात दिन शब्द है, इसको अगर हम लिखें रात और दिन, रात और दिन, तो ये हो जाएगा समास विग्रह। ये कहलाएगा समास विग्रह। समास विग्रह। और ये है समस्त पद या समास। समस्त पद समास को ही कहते हैं। ये समस्त पद होगा और दूसरा हो जाएगा समास विग्रह। अब अगला प्रश्न है कि समास के कितने भेद हैं। समास के कितने भेद हैं। जैसा कि हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े हैं, समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा कर्मधारय समास, पांचवा बहुव्रीहि समास और उसके बाद कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास और उसके बाद है तत्पुरुष। इस प्रकार 6 मुख्य समास के विग्रह हैं। अव्ययी भाव, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास और तत्पुरुष समास। ये कुल 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास के उदाहरण दीजिए और उसकी परिभाषा बताइए। ये प्रश्न है अगला। तो अव्ययी भाव समास हम किसे कहते हैं, जहाँ पे पूर्व पद अव्यय हो। जहाँ पे पूर्व पद अव्यय हो और संपूर्ण सामासिक पद क्रिया विशेषण या अव्यय का काम करे, उसे हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास। इसमें पहला पद अव्यय होता है, यही इसकी विशेषता है। पहला पद अव्यय होने के कारण उस पर लिंग, वचन और कारक का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे आपका उदाहरण है प्रतिदिन।
प्रतिदिन, ये प्रतिदिन जो है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो इसका जब हम इसमें विग्रह करेंगे, प्रत्येक दिन इसका विग्रह करेंगे। इसका विग्रह करते वक्त हम करेंगे प्रत्येक दिन या हर दिन। अब अगला समास है दूसरा समास, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की परिभाषा लिखिए और उसके उदाहरण दीजिए, ये अगला आपका प्रश्न है। तो द्वंद्व समास की विशेषता क्या है कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पदों के बीच में और शब्द का लोप होता है। जैसे कि आप देखिए, ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। और अगला है जैसे सर्प नकुल, ये इसमें आपका जो है दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद के बीच में और शब्द का लोप होता है, सर्प नकुल। तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास। अब अगला प्रश्न है, द्वंद्व समास के कुछ और उदाहरण दीजिए। जैसे माँ बाप है, भाई बहन है, दिन रात है, ये सारे द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? बहुव्रीहि समास में दोनों पद में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों मिला के किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जिस समास में पूर्व पद प्रधान न हो और उत्तर पद भी प्रधान न हो, बल्कि दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करें, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे पीताम्बर शब्द आपका बहुव्रीहि का उदाहरण है, पीताम्बर। अब इसका विग्रह करेंगे, पीला है अंबर जिसका, पीला है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु। ये आप देखिए, ये पीला, पीत का अर्थ है पीला, अंबर का अर्थ है वस्त्र या अंबर, जिसका ये तीसरा पद है विष्णु। तो ये दोनों मिलके तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है? बहुव्रीहि समास। ये बहुव्रीहि समास कहलाएगा। ठीक है। अब अगला प्रश्न आपका है कि द्विगु समास किसे कहते हैं? द्विगु समास किसे कहते हैं? द्विगु समास वो समास होते हैं जिसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है। द्विगु समास वे समास होते हैं जिसमें पूर्व पद संख्यावाचक होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है और इसमें पूर्व पद जो है संख्यावाचक होता है। और अर्थ की दृष्टि से यह समास प्रायः समूहवाची होता है। और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो इसमें हम समूह या समाहार शब्द का प्रयोग करते हैं। इसकी ये विशेषता है कि जब हम इसका विग्रह करते हैं तो हम समूह या समाहार शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि चौराहा, 4 राहों का समूह। जैसे चौराहा है, चौराहा, इसमें करेंगे 4 राहों का समूह, 4 राहों का समूह, ये हो जाएगा द्विगु समास। ऐसे ही और भी संख्यावाचक शब्द, आगे रहने वाले जो शब्द होते हैं वे द्विगु समास कहलाते हैं। अब अगला प्रश्न है, कर्मधारय समास से आप क्या समझते हैं? कर्मधारय समास से आप क्या समझते हैं? कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण
या उपमेय उपमान होता है। विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। ऐसे शब्दों को कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे महात्मा, महान है जो आत्मा, महात्मा, महान है जो आत्मा, महात्मा, महान है जो आत्मा, महात्मा। ये आपका हो जाएगा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। ठीक है। अब ये कर्मधारय समास जो है, इसमें पहला पद क्या होता है, विशेषण, और दूसरा पद होता है विशेष्य। अब अगला प्रश्न है, तत्पुरुष समास किसकी परिभाषा उदाहरण सहित दें। तत्पुरुष समास की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। इस समास में क्या होता है कि कर्म से लेकर अधिकरण तक के कारक चिन्ह का लोप होता है। यहाँ पे उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद जो है वह गौण होता है। पूर्व पद गौण होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, और दोनों पदों के बीच में कर्म से लेके अधिकरण तक के कारक चिन्हों का लोप होता है। ऐसे समास का एक उदाहरण आप देखिए, रसोई घर, रसोई घर। अब इसका विग्रह करिए, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। ये आपका उदाहरण है और इसका विग्रह इस प्रकार से होगा। ठीक है। तो तत्पुरुष समास में दोनों पदों के बीच में कारक चिन्हों का लोप होता है और इसमें पूर्व पद गौण होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। अब कर्मधारय और द्विगु समास में अंतर हम करेंगे कि कर्मधारय और द्विगु में क्या अंतर है। कर्मधारय और द्विगु में अंतर ये है कि कर्मधारय और द्विगु समास में दोनों ही पद में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, परंतु द्विगु में पहला पद संख्यावाचक होता है, जबकि कर्मधारय में पहला पद विशेषण होता है। तो जैसे नवरत्नों का समूह, नवरत्नों का समूह नवरत्न कहा जाएगा। यहाँ पे नौ जो है संख्यावाचक है। अगर कर्मधारय में एक पद गुणवाचक विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नील कमल, नीला है कमल जो, नीला है कमल जो। इसी प्रकार से आप बहुव्रीहि, और अगला प्रश्न है आपके लिए कि बहुव्रीहि व द्विगु समास में क्या अंतर है। बहुव्रीहि व द्विगु समास में क्या अंतर है। बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। और तीसरे द्विगु समास में क्या होता है कि पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है, पहला पद संख्यावाचक होता है और दूसरा पद इसमें जो है, इसमें समूह का बोध होता है। इस समास में समूह का बोध होता है। जैसे पांचवटी, पंचवटी पांच वटों का समूह, पंचवटी पांच वटों का समूह। अब अगला प्रश्न है, समास रचना में प्रयुक्त मुख्य पद कौन कौन से हैं। समास रचना में प्रयुक्त मुख्य पद कौन कौन से हैं। समास रचना में प्रयुक्त मुख्य पद दो हैं, पहला पूर्व पद, दूसरा उत्तर पद। पहला पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। समास शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है। समास शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है। संस्कृत धातु अस संक्षेप करना में सम उपसर्ग जोड़कर समास शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। समास विग्रह में से क्या अभिप्राय है। अगला प्रश्न है, समास विग्रह से क्या अभिप्राय है।
जब समस्त पद को पृथक पृथक किया जाता है, यानी अलग अलग कर दिया जाता है दोनों पदों को, तो उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। अब कुछ समास के उदाहरण अब आपको दे रहे हैं जो आप के साथ विग्रह करेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। जैसे महाजन, महान है जो जन, महाजन महान है जो जन, ये कर्मधारय समास होगा क्योंकि पहला शब्द जो है विशेषण है महान। दूसरा नील गगन, नील गगन, नीला है गगन, जो यहाँ पे गगन की विशेषता है नील, तो नील गगन जो है कर्मधारय समास होगा। फिर अमृत धारा, अमृत धारा में तत्पुरुष समास होगा। कैसे? अमृत की धारा, अमृत धारा, अमृत की धारा। अगला समास है परीक्षा भवन, इसके लिए होगा विग्रह हम करेंगे परीक्षा के लिए भवन, परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। दुष्चरित्र, दुष्चरित्र बुरा है जो चरित्र, कर्मधारय समास हो जाएगा यहाँ पे। फिर महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय, महाविद्यालय, ये कौन सा समास होगा? महान, क्योंकि विशेषण शब्द आगे है इसीलिए ये कर्मधारय समास होगा। फिर इसी तरह से है अगला उदाहरण पुस्तकालय, पुस्तकालय में पुस्तक के लिए आलय, पुस्तक के लिए आलय, पुस्तकालय। अब अगला है भाग्य के अधीन, अगर विग्रह है तो हम क्या करेंगे? भाग्य, भाग्याधीन, भाग्य के अधीन, भाग्य के अधीन, भाग्याधीन शब्द है तो हम इसका विग्रह करेंगे भाग्य के अधीन। यहाँ पे चूंकि ये कारक चिन्ह है इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। ठीक है, यहाँ पे के कारक चिन्ह का लोप हुआ है। इसी तरह से श्वेतांबर शब्द है, श्वेत है अंबर जो, श्वेतांबर, श्वेतांबर यहाँ पे शब्द है श्वेतांबर, श्वेतांबर का होगा श्वेत है अंबर जो, श्वेत है अंबर जो, श्वेतांबर, यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा। इसी श्वेतांबर को आप जो है बहुव्रीहि भी बना सकते हैं। कैसे? श्वेत है अंबर जिसका अर्थात सरस्वती, यदि आप इतना लिखेंगे तो वो हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, श्वेत है अंबर जिसका अर्थात सरस्वती यदि आप लिखते हैं तो हो जाएगा बहुव्रीहि समास। इसी प्रकार मताधिकार शब्द है, मताधिकार में क्या करेंगे? मत का अधिकार, मताधिकार शब्द है तो मताधिकार में हम विग्रह करेंगे मत का अधिकार, मत का अधिकार, मताधिकार। अब आप बताइए कौन सा समास होगा? समास कौन सा होगा? तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, इसमें तत्पुरुष समास होगा। अब कमल के समान नयन, कमल के समान नयन, ये वाला कौन सा समास होगा? कमल के समान नयन की विशेषता बता रहे हैं कमल नयन में, तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास। कमल नयन शब्द है तो यहाँ कमल के समान नयन का विग्रह करेंगे, कमल के समान नयन, ये विग्रह करेंगे और हो जाएगा समास कौन सा? कर्मधारय, कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला समास क्या है। देश, देवों के देव महादेव, देवों के देव महादेव, ये विग्रह है। तो अब हम देवों के देव महादेव का जब विग्रह करेंगे तो वो हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास हो जाएगा। देवों के देव महादेव कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा। वन में वास, वन में वास, तो इसका विग्रह वनवास शब्द हो जाएगा
और इसका विग्रह क्या होगा, वन में वास। अब चूंकि ये कारक चिन्ह है इसीलिए ये हो जाएगा तत्पुरुष। कौन सा समास होगा, तत्पुरुष, तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास हो गया। अब अगला है हस्त से लिखित। हस्त से लिखित, इसका ये समस्त विग्रह है, तो हम इसका बनाएंगे हस्त लिखित। इसको समस्त पद बनाएंगे तो क्या करेंगे, लिखेंगे हस्त लिखित। और इसका विग्रह क्या होगा, हस्त से लिखित, हस्त लिखित। ये भी हो जाएगा तत्पुरुष समास। कुसुम के समान कोमल, कुसुम के समान कोमल, तो कुसुम के समान कोमल का होगा कुसुम कोमल। मत सत के, सत है धर्म जो, सत धर्म, सत है धर्म जो दो, ये हो जाएगा सत धर्म। ठीक है। अब आप पर बीती, आप बीती, आप बीती शब्द है, आप बीती शब्द है और इसका विग्रह क्या होगा, आप पर बीती, आप पर बीती। ये हो जाएगा अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है। अब अगला समास है, अगला समास है आप हस, ग्राम को गया हुआ, ग्राम को गया हुआ, ये विग्रह है और इसका शब्द क्या बनेगा, ग्राम गत। इसका विग्रह होगा ग्राम को गया हुआ, ग्राम को गया हुआ। और समास कौन सा होगा, तत्पुरुष। ठीक है, समास हो जाएगा तत्पुरुष। अब आपको अगला है आपके लिए शब्द, इसमें नील गाय, नील गाय, नील गाय। तो नील है जो गाय, नील गाय, नील है जो गाय, नील गाय शब्द हो जाएगा। परम आनंद, परम है जो आनंद, परमानंद। अब अकाल पीड़ित शब्द है तो इसका विग्रह क्या होगा, अकाल से पीड़ित। अनुभव जन्य, अनुभव से जन्म हुआ, जना हुआ, अनुभव जन्य होगा, अनुभव से जना हुआ। फिर महायुद्ध, महान है जो युद्ध। आनंद मग्न, आनंद मग्न का जब हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, आनंद में मग्न, आनंद में मग्न। आराम कुर्सी, आराम कुर्सी का विग्रह करेंगे तो क्या होगा, आराम के लिए कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी उसका शब्द होगा। और इसके पश्चात दानवीर शब्द है, दानवीर शब्द है तो हम विग्रह करेंगे दान में वीर, दान वीर का विग्रह करेंगे, दान में वीर। अब लखपति शब्द है, लखपति, लाखों का पति लखपति, लाखों का पति लखपति। शरणागत, शरणागत का विग्रह करेंगे तो क्या होगा, शरण में आगत, शरण में आगत हो जाएगा शरणागत। अब आपको कुछ पाठ्य पुस्तक से कुछ सामासिक शब्द हैं उनका विग्रह बताती हूँ। प्रत्येक क्षण, प्रति क्षण, तो हम इसका करेंगे क्षण क्षण या हर क्षण। प्रति क्षण, प्रति क्षण अगर शब्द है तो इसका विग्रह करते समय क्षण क्षण या हर क्षण, ये आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। ठीक है। अब विद्यामग्न, विचार मग्न, विचार में मग्न शब्द है।
आमरण, आमरण, आमरण का क्या होगा? मरण पर्यंत, पर्यंत, आमरण मरण पर्यंत। आमरण का विग्रह हो जाएगा, आमरण शब्द है, इसका विग्रह होगा मरण पर्यंत या मरण तक, मरण तक। और ये भी होगा अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास ये भी होगा। ठीक है। अब इसमें है विद्या, घुड़सवार, घोड़े पर सवार। घुड़सवार का क्या होगा? घोड़े पर सवार। अब सुबह शाम, सुबह शाम शब्द है, तो इसका क्या होगा? सुबह और शाम। सुबह शाम का विग्रह क्या होगा? सुबह और शाम। फिर गिरिधर, गिरिधर का विग्रह होगा गिरि को धारण करने वाला, अर्थात कृष्ण। गिरि को धारण किया है जिसने, अर्थात कृष्ण करेंगे तब वो हो जाएगा बहुव्रीहि। और गिरि को धारण करने वाला है जो, अगर करेंगे तो हो जाएगा कर्मधारय। ठीक है। अब आपका अगला शब्द है मृगेंद्र। मृगों का इंद्र है जो, मृगेंद्र, मृगों का इंद्र है जो, अगर ऐसे करेंगे तो हो जाएगा आपका कर्मधारय। और यदि हम करेंगे मृगों का इंद्र है जो, अर्थात शेर, तब वो हो जाएगा बहुव्रीहि। अब अगला है गुल्ली डंडा, गुल्ली और डंडा, गुल्ली डंडा। अगला शब्द है बंधन मुक्त, बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त, बंधन मुक्त। पद दलित, पद दलित शब्द है, पद से दलित। पद दलित का शब्द है पद दलित, पद से दलित। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी शब्द है, इसका विग्रह क्या होगा? अष्ट अध्यायों का समूह, अष्ट अध्यायों का समूह अष्टाध्यायी। और उसके बाद है ऋण मुक्त, ऋण मुक्त होगा तो इसका विग्रह क्या करेंगे हम? ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त। अगला है सेना नायक, अगला शब्द है सेना नायक, सेना का नायक, सेना नायक। फिर भारत रत्न, भारत रत्न शब्द है, इसका विग्रह करेंगे भारत का रत्न, भारत रत्न। फिर है सुनामी पीड़ित, सुनामी से पीड़ित, सुनामी पीड़ित। फिर तुलसी, तुलसी दल, तुलसी दल, तुलसी का दल, अर्थात तुलसी का दल, तुलसी का पत्ता, दल यानी कि पत्ता। फिर देश, देशगत, देशगत, देश को गया हुआ या देश को गत। राष्ट्र ध्वज, राष्ट्र के लिए ध्वज, राष्ट्र ध्वज। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, युद्ध भूमि। ये सारी जो है, ये सारे समास जो हैं वे लगभग इसमें जो कुछ उदाहरण जिसमें भी कारक चिन्ह का लोप हो रहा है वे सारे तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। जैसे ऋषि कन्या, ऋषि कन्या, ऋषि की कन्या, ऋषि कन्या। फिर हथकड़ी, हथकड़ी, हाथों के लिए कड़ी, हथकड़ी, हाथों के लिए कड़ी, हथकड़ी। इस प्रकार आपका समास का पुनरावृत्ति समास की हुई और समास का आपने अभ्यास कार्य किया। फिर से एक बार पूरी परिभाषा और उसके भेदों को दोहरा दे रही हूँ। सबसे पहले दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। और समास, जब समास का ही दूसरा नाम है समास, समस्त पद। और जब इन समास के पदों को अलग अलग किया जाए तो उसे कहते हैं समास विग्रह, समास विग्रह। और समास के कुल मिलाकर के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला अव्ययी भाव, अव्ययी भाव के पास द्वंद्व, द्वंद्व के पास फिर द्विगु समास, फिर कर्मधारय समास,
फिर बहुव्रीहि समास, फिर अव्ययीभाव समास। सबसे पहला तत्पुरुष, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययीभाव समास। ये कुल 6 भेद होते हैं। 6 भेदों के बारे में आपने जाना और 6 भेद के उदाहरणों के बारे में जाना। आज बस इतना ही, फिर अगली कक्षा में। धन्यवाद।